तो मेरा नाम रोहन हाजरा है और मैं पिछले 3 सालों से पिरामल फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक डिस्ट्रिक्ट लीड के नाते अभी मैं दुमका, गोड्डा एंड देवघर, ये 3 जिला को अभी देख रहा हूँ। और मेरे साथ अनुप्रिया है। अनुप्रिया, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी को। जी रोहन जी, मेरा नाम अनुप्रिया है और हम देवघर डिस्ट्रिक्ट में अभी गांधी फेलो की तरफ पिरामल फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। जी रोहन जी, आगे थैंक बढ़ा यू। सकते थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट संपूर्णा और प्रोजेक्ट संपूर्णा के अंदर जो पीएलसी है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट संपूर्णा क्या है। प्रोजेक्ट संपूर्णा बेसिकली होल चाइल्ड डेवलपमेंट या एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इसके ऊपर आधारित है। और इस प्रोजेक्ट संपूर्णा को हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के सहायता से हम लोग पूरे झारखंड में चला रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो पाए, उसके लिए हम जो सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे होंगे। सील या सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में आप लोग जो एफएलएन का ट्रेनिंग भी आप लोग का चल रहा है उस पर भी एक पार्ट है। साथ ही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी हम देखते हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी एक पार्ट है, मतलब कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो इसी सबको मिला जुला के हम लोग प्रोजेक्ट संपूर्णा को झारखंड में लेके आए हैं। अभी के समय में झारखंड में 24 जिलों पे हम लोग काम कर रहे हैं। 5 जिला ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट स्कूलों के ऊपर इंटरवेंट कर रहे हैं, एंड जो बाकी के 19 जिला है उस पे हम लोग अप्रैल से डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट संपूर्णा को और भी अगर थोड़ा सा तोड़ा जाए तो प्रोजेक्ट संपूर्णा में हम लोग बेसिकली जो सील है, जो सोशल इमोशनल लर्निंग है, इसको हम इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक बच्चे का कैसे ग्रोथ होगा सोशली इमोशनली, इसका अगर आउटकम की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ बच्चे होते हैं जिनको कि नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो नकारात्मक अनुभव होते हैं। स्कूल में जब एक बच्चा जाता है या हमारे आसपास में, तो हो सकता है कि बड़े बच्चों के साथ बहुत सारा उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो उससे कैसे वो ओवरकम कर पाएंगे, जो समाज के कठिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे कैसे उभर पाएंगे, खुद की ग्रोथ के लिए वो आगे बढ़ पाएंगे, साथ ही कैसे समाज के साथ वो जुड़ के काम कर पाएंगे। इसी को हमने यहाँ पे रखा है कि नकारात्मक भावनात्मक अनुभवों से उभर पाएंगे एक बच्चे, जटिल समस्याओं को हल कर पाना उनका एक मूल हथियार बोल सकते हैं कि होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के चलते हम इसको आउटकम देख सकते हैं। आत्म विकास मतलब कि खुद के विकास के लिए वो खुद से तत्पर होंगे। दूसरा, सकारात्मक सामाजिक अंतक्रिया, मतलब कि समाज के साथ कैसे वो एकदम घुल मिल से काम कर पाए। तो अगर देखिए कि हम लोग बार बार ये सील या सोशल एंड इमोशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो इसका बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सील एक दलाई लामा, आप लोग नाम सुने होंगे, उनका कंसेप्ट है। एंड वहीं से ये सील का कंसेप्ट भी आया है। इससे बच्चे जो खुद के पर्सनल या कलेक्टिव गोल्स हैं, खुद को आगे ले जा सकते हैं, अपने इमोशंस को पहचान सकते हैं, दूसरे बच्चों के प्रति जो करुणा भाव है जो आजकल बच्चों के अंदर खत्म होते जा रहा है, उसको कैसे वो कर पाए। साथ ही जो डिसीजन मेकिंग होता है, एक छोटा बच्चा जब कुछ भी डिसीजन लेते हैं उसको कैसे हम उस कैपेबिलिटी को बिल्ड कर पाए एक बच्चे के अंदर, या एक इम्पैथी जो बात करते हैं समाज के साथ। हम लोग फॉर एन एग्जांपल देखिए कि जब एक टीचर देखा जाता है कि एक बच्चे को डांट दिया या किसी दिन उसको पीट दिया, तो नेक्स्ट दिन बच्चा क्या करता है, उस टीचर के पास आता ही नहीं है। वो सोचता है कि अरे ये सर तो मुझे मारे थे, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो ये जो इस तरीके के जो इमोशनल चेंजेस हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट पूरा काम करेगा कि जो बच्चे को खुद कैसे ग्रोथ करना है, खुद की ग्रोथ कैसे खुद इंश्योर करना है, उस पे कैपेबल करेंगे। कैसे ये जो
इमोशनल जो चेंजेस होते हैं उनको कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर बेसिकली सील आया है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि संपूर्ण पीएलसी क्या है, पीएलसी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी आप लोग भी जानते हैं। हम लोग जैसे कि अभी मैंने बोला कि हम लोग अप्रैल में बेसिकली स्कूल्स के ऊपर डायरेक्ट इंटरवेंट करने वाले हैं। तो इसमें कम्युनिटी में आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आप लोग भी सोचे होंगे कि अचानक से हमारा नाम क्यों ले लिया गया है। तो पीएलसी में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जिला में एक ऐसा कम्युनिटी हम लोग बना पाए जो लोग ये सील या होल चाइल्ड डेवलपमेंट इसको प्रैक्टिस कर पाए अपने बच्चों के साथ या अपने खुद के साथ भी। तो आज का जो पीएलसी हम लोग करने वाले हैं, आज का पीएलसी का हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संपूर्ण बाल विकास। ये क्या है एंड कैसे हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं, इसके ऊपर बेसिकली बात करेंगे। मैं एक चीज पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज का जो ये बैठक है ये बेसिकली एक डिस्कशन मोड पे जाने वाला है। मतलब कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम आपसे करेंगे, आपसे उनका रिस्पांस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से टू वे कम्युनिकेशन होता रहेगा। जितना आप लोग अच्छे से रिस्पांस करेंगे उतना ही चीजें और बेहतर बनती जाएंगी। तो इसका कृपया आप लोग ध्यान देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुप्रिया से कि अनुप्रिया आप प्लीज यहाँ से कंटिन्यू करिए। थैंक यू रोहन जी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के संपूर्ण पीएलसी की बैठक का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संपूर्ण बाल विकास, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रोहन जी ने पहले ही बता दिया है कि ये थोड़ा सा डिस्कशन मोड में जाएगा। आपके भी रिस्पॉन्सेस हमें चाहिए। हम लोग भी किसी मुद्दे पे ऐसे चर्चा के तौर पे इस पूरे डिस्कशन को, इस मीटिंग को ले जाएंगे। रोहन जी स्लाइड आप चेंज कर सकते हैं क्या? जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो एक दो रिस्पॉन्सेस हम चाहेंगे कि वो लोग बता पाए कि ये जो अभी तब्दीली आई है, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ एड ऑन हुआ है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है। तो एक दो रिस्पॉन्सेस, एक दो सर का कोई रिस्पॉन्स आ जाए कि वो क्या इस शिक्षा नीति में क्या बदलाव आए हैं, कुछ बिंदु वो पॉइंट आउट करना चाहें। जी सर। मैं सुदीप चक्रवर्ती कौरव जी प्रखंड से बोल रहा हूँ, सीआरपी। राष्ट्रीय नीति बेसिकली पहले जो था 10+2+3 के बेसिकली था, लेकिन अब ये है कि 7 साल में क्लास 1 में, उसके बाद पहले है प्री नर्सरी 4 साल में, उसके बाद जूनियर केजी है, उसके बाद केजी है, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड 1। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर बच्चे चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकता। और सेमेस्टर 1 लागू होगा, सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। ये मुख्य रूप से यही है। और आपका ये जो बीएड या ये जो है वो सब इसके साथ ही, कॉलेज के साथ ही हो जाएगा। 1 साल का शायद है ये। जी सर। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले भी 2 चेंजेस आ चुके हैं शिक्षा नीति में, और ये तीसरा चेंजेस लाया गया है 2020 के तहत। जी रोहन जी, ये 30 वर्षों के बाद आई हुई नीति है। काफी लंबे समय के बाद हम शिक्षा नीति में कोई बदलाव देखे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आंगनवाड़ी से लेके स्नातकोत्तर तक की रूपरेखा पूरी तैयार की गई है। छोटे बच्चों से लेके आप जो कॉलेज लेवल का जो पढ़ाई होता है वहां तक पूरा इसमें चीजों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपका स्कूली शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा है, शैक्षणिक शासन विधि है और नीतियों का क्रियान्वयन है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव यदि देखा जाए तो आंगनवाड़ी के विद्यालयी शिक्षा में एकीकरण है, शैक्षिक ढांचों में परिवर्तन है, बहुभाषाई शिक्षा पे जोर है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का शिक्षण में समावेशन और नियामक प्रतिष्ठानों का स्थापना किया गया है।
और समग्र बाल विकास को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों में बदलाव किया गया। जो कि अभी हम लोग FLN की ट्रेनिंग हुई है, उसमें भी हम लोग देखे कि बहुत सारी चीजें, बहुत पेडागोजी वगैरह में भी चेंजेस किए गए हैं कि किस तरीके से अब बच्चों तक जो चीजें हमारी है वो पहुंचाई जा सके। जी, अब सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, एक और हमारा एक छोटा सा सवाल है। सबके मन में कुछ ना कुछ वो पहले से बना हुआ रहता है कि उनके उनके मुताबिक वो शिक्षा का उद्देश्य उनके लिए क्या है। तो अगर एक दो सर यदि बताना चाहें या मैम बताना चाहें कि वो क्या समझते हैं उनके लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं, तो किस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं या उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हेलो। जी मैम। मैं स्वाति सिंह KGBB मोहनपुर से बोल रही हूँ। जी जी। हाँ मैम, शिक्षा का उद्देश्य अपना सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। तो जैसे कि मेरा अपना व्यू है कि सबसे पहले तो नॉलेज जरूरी है। शिक्षा में नॉलेज, नौकरी के लिए जरूरी कि नॉलेज करे, लेकिन फिर सेकेंड ऑफ ऑल ये भी है कि बच्चे को अभी के समय में कि पैर पे स्टैंड करने के लिए कि नॉलेज होगा तभी वो कुछ कर सकता है। नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उसके पास यदि नॉलेज है एटलीस्ट वो ट्यूशन कर सकता है। बिजनेस में भी नॉलेज नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है। केवल हम नौकरी के लिए ही शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो जी मेरा है कि मैम, मेन है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों को डीप नॉलेज हो। यही कहना है कि आज का शिक्षा का उद्देश्य हम सभी सही तभी कह सकते हैं जब बच्चे को उसके कैरियर के प्रति जागरूक करें। मैम और आपकी बातों को अगर एक जगह जोड़ा जाए तो बस शिक्षा का उद्देश्य से हमें जो समझ में आ रहा है कि वो जीवन की तैयारी है, सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के निर्वहन के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। थैंक अभी यू हम मैम, लोग, थैंक यू। जी सर, अभी हम लोग चर्चा करेंगे संपूर्ण बाल विकास पे। तो संपूर्ण बाल विकास जो है उसमें हम लोग क्रिएटिव, सोशल, फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव इन सारे आयामों को देखते हैं। जी, तो संपूर्ण बाल विकास बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों का भावनात्मक विकास और बच्चों का सामाजिक विकास, इन सारे आयामों को देखा जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण बाल विकास को पूरा करता है कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित अनुकूल वातावरण का भी निर्माण कर सके हम। तो अभी आगे जो हमारी चर्चा होगी इन्हीं सारे मुद्दों पे होगी कि बच्चों का शारीरिक विकास से क्या आशय है, या फिर हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास जो है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और विद्यालयों में उनके शारीरिक विकास को हम लोग किस प्रकार से सुनिश्चित बोल रहे थे कि शारीरिक विकास पहले हम लोग जो सो स्कूल में होता था है ना, प्रत्येक दिन ड्रिल होता था आधा घंटा का, उसमें लगभग एक्सरसाइज किया जाता था। तो वो अगर हो तो बच्चों के विकास के लिए स्कूल खुले तो प्रेयर के ही टाइम में वो एक्सरसाइज हो, कम से कम 10-15 मिनट जरूर हो, इससे शारीरिक विकास संभव है। जी बिल्कुल। एक दो लोग और कोई अपना रिस्पांस दे पाए कि वो किस तरीके से बच्चों के शारीरिक विकास को विद्यालयों में सुनिश्चित कर सकते हैं, या शारीरिक इसमें विकास से क्या सब। जी हेलो सर। मैम, इसमें हमारा सुझाव रहेगा कि बच्चों के शारीरिक विकास से कैसे उसका जो है सो विकास हो। मैं यहाँ पालाजोड़ी से CRP मनोज तिवारी बोल रहा हूँ। जी सर। तो ये जो योगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय, जो भारत के पहल पर ही, हमारे PM के पहल पर पूरे योगा मैंने आपका जो योग का जो है पूरा विश्व में प्रचलन हुआ है, ज्यादा जोर पकड़ा है। तो हमारा सुझाव रहेगा कि अगर क्लास में पहला घंटे में योग का क्लास किया जाए, जो भी हो इसके लिए प्रॉपर वे में प्रशिक्षण दे करके जो भी है उनको, टीचरों को या BRP CRP सारे लोगों को, है ना, और इसको जो है सो इम्प्लीमेंट करने से बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास और उसके तीक्ष्ण बुद्धि भी बेहतर ढंग से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस पर भी थोड़ा सा काइंडली है अनुरोध कि इस पर भी जोर दिया जाए कि इसको खाली फिजिकली जो है सो इम्प्लीमेंट हो, खाली थ्योरिकली मैंने नहीं हो, जी सभी सर। जगह इसका मैंने कड़ाई से पालन हो रूटीन के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्कूलों में। बढ़िया सुझाव है सर आपका। रोहन जी स्लाइड्स आगे कर सकते हैं।
थैंक तो यू। सर जो अभी बोले हैं और तो उनकी बातों को यदि कंसोलिडेट किया जाए, एक जगह रख के देखा जाए तो शारीरिक विकास से तात्पर्य मोटर स्किल्स की प्रगति और परिशोधन से है, या दूसरे शब्दों में बच्चों की अपने शरीर का उपयोग नियंत्रण करने की क्षमता, या मस्तिष्क, मांसपेशियों और इंद्रियों सहित शरीर के विकास और कौशल विकास से संबंधित। उदाहरण के लिए बच्चे दुनिया के बारे में सीखते हैं क्योंकि वे दृष्टि, स्पर्श, गंध, ध्वनि और स्वाद की अपनी शारीरिक इंद्रियों को विकसित करते हैं। विद्यालय में विभिन्न तरह की गतिविधियों से शारीरिक विकास किया जा सकता है, जैसे खेलकूद, टिट्टो, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पकड़ा, ओरिगामी, कागज मोड़ने से जुड़ी गतिविधियां इत्यादि, जिनसे शारीरिक मांसपेशियों का प्रयोग होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हम लोग विद्यालय में योगा और एक्सरसाइज के अलावा भी करके खेलकूद में इसको इंक्लूड करके हम लोग इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके शारीरिक विकास में ये उसको कॉम्प्लीमेंट करे। जी रोहन जी, स्लाइड्स चेंज कीजिए। जी, हमारा अगला चर्चा का बिंदु है मानसिक विकास। तो बच्चों के मानसिक विकास से आपका क्या आशय है, या आप सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, विद्यालय जाते हैं, तो आपके मुताबिक शिक्षक या प्रधानाध्यापक होने के नाते किन गतिविधियों के जरिए कक्षा में या विद्यालय परिसर में बच्चों के मानसिक विकास के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सकता है? कोई सर, मैम, प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करें कि इसका क्या हम लोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं बच्चों के मानसिक विकास को विद्यालय परिसर में? नमस्कार सर। जी सर, क्या सर आप शेयर कर पाएंगे कि मानसिक विकास से आप क्या समझते हैं, या आपके स्कूल में आप कैसे इसको सुनिश्चित कर सकते हैं? मानसिक विकास से तो मतलब सर उसके मन मस्तिष्क का विकास से है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक वैसा कुछ रूटीन डेवलप करके और रूटीन वे में पर डे उसको यदि हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो जिस चीज को हम मन मस्तिष्क में डालना चाहते हैं या जिस चीज का विकास करना चाहते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर, हम यदि प्रेरक प्रसंग का हम एक रूटीन में हम डाल दें, वीक में एक दिन जो है सो या 2 दिन तो प्रेरक प्रसंग को हम सुनाएंगे और जिससे कुछ अच्छा प्रेरणा आ सकता है, तो उसको सुनने के बाद बच्चों के अंदर ये फ्रिक्वेंटली जब हर वीक में कोई न कोई प्रसंग आएगा बच्चों के ध्यान में, तो उससे उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर एक कोई कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि हमको क्या कैसे करना है, किन चीजों का हमको, किन गुणों का विकास होना चाहिए मन मस्तिष्क में, और उसे हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छे से आपने बताया है। और देखिए, आप जो चीज बोले बिल्कुल सही बोले, उसी को हमने कोलेट करके यहाँ डाला है। तो सर थोड़ा सा पढ़ के आप समझा पाइएगा क्या कि आपने जो बोला इस पे जो है वो रिलेटेड है कि अलग लग रहा है आपको? अच्छा, मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें विभिन्न मानसिक क्षमताओं का समावेश होता है। मानसिक विकास में निम्न तरह की क्षमताएं आती हैं, जैसे कि शामिल होने, समझने, देखने, याद रखने, कल्पना करने, सोचने, समस्याओं को सुलझाने और बुद्धि के साथ साथ भाषा का विकास। हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक क्षमता है जिससे कि वे अपने दिमाग, सुझावों और विचारों को व्यवस्थित करते हैं ताकि वे उस दुनिया को समझ सकें जिसमें वे रहते हैं। जी सर, तो बिल्कुल आपने कुछ जो तो कहा रिलेटेड था, है सर। जी सर। जो कहा था उसी को कोलेट करके यहाँ पे लिखा गया है और बिल्कुल रिलेटेड है वो उससे। मैं बस बाकी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये सारा चर्चा हम लोग स्कूल में अपने बच्चों के साथ भी करने वाले हैं, उनके साथ बातचीत करने वाले हैं इन सारी विषयों पे। तो अभी हम लोग आपस में यदि बात करने में इतना झिझक रहेगा तो फिर बच्चों के साथ हम लोग कैसे ये बात कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे? तो प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाएं ताकि ये चर्चा और अच्छे तरीके से आगे हम लोग ले जा सकते हैं। रोहन जी, आप प्लीज वो चेंज कर दीजिए स्लाइड। तो हमारा अगला बिंदु है चर्चा का भावनात्मक विकास।
तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों के मतलब प्रारंभिक जीवन खंड से ही भावनात्मक विकास कितना जरूरी हो जाता है और उस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। और ऐसे तत्वों और कारणों पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे जिसमें कि उनके भावनात्मक विकास पे अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और उनके भावनात्मक विकास सिर्फ विद्यालय नहीं, घर, परिवार, समाज, समुदाय और जो उनके आसपास का वातावरण है उससे भी इफेक्ट होता है। तो हमारे कोई सर या मैम क्या बता सकते हैं कि बच्चों के भावनात्मक विकास जो प्रारंभिक जीवन खंड से ही ध्यान देना जरूरी है, वो क्यों इतना जरूरी है, या ऐसे क्या तत्व हैं जिससे कि उनपे अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं उनके भावनात्मक विकास पे? हेलो, मैं स्वाति सिंह ही बोल रही हूँ। जी मैम, जी मैम। मैम, भावनात्मक विकास तो बचपन से इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे पे ना घर का माहौल है ना, हर बच्चे हर कैटेगरी से आते हैं, उनका माहौल घर का अलग अलग होता है। कोई बच्चे हैं और घर में स्कूल में आए हैं और वो बहुत शांत हैं। मैम, बचपन का छोड़ दीजिए, हम अपने स्कूल की बात करते हैं। 6 से 12th है हमारे KGBB में। तो मैम देखते हैं जो बच्ची 6 की आई हैं, कोई बच्ची बहुत शांत रह रही हैं, तो कुछ ना कुछ कारण है जो बच्ची शांत रह रही है। तो बच्ची यदि शांत रह रही है मैम तो उसको पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। तो एक तो मैम हम लोग भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े हैं तो हम लोग भी ये देखते हैं और साइड में बुला के पूछते हैं कि क्या कारण है। तो मैम पता तो चलता है कि घर में कुछ ना कुछ परेशानी है, घर का प्रॉब्लम है। तो उससे क्या मैम, वो जुड़ी हुई है, घर की परेशानी से जुड़ी हुई है। यदि वो जुड़ी है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, सारे इफेक्टेड हो रहा है, एक दूसरे से लिंक है मैम। तो उसको जानने के लिए सबसे है तो मैम स्कूल में तो टीचर ही है। बच्चे यदि जुड़े हैं और हमसे लगाव है, यदि डरेंगे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं मैम प्रॉब्लम क्या है और उसका हम सॉर्ट आउट क्या कर सकते हैं। इवन छोटी छोटी नहीं, 10th की लड़कियों का भी हाल होता है मैम, कभी 12th की लड़कियों का हाल होता है कि बहुत साइड है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है जो बच्चे शांत हैं। तो वो हमसे यदि जुड़ा होगा तभी बता पाएगी अपना प्रॉब्लम, बता पाती है तो हम उसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे फिर नॉर्मल हो जाते हैं। जब बच्चे नॉर्मल होते हैं मैम तो इसका फायदा होता है कि फिर पढ़ाई में उनको मन लगने लगता है। तो ये है वजह है मैम कि घर का माहौल, स्कूल का माहौल, वो उससे बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं, बच्चे पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जी तो मैम, मेरा मैम लास्ट जी, थैंक यू मैम। मैम आपसे अनुरोध होगा, आपने जो भी बातें कही है वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक बार प्लीज इसको पढ़ के थोड़ा सा कंसोलिडेट कर दें उन बातों को, तो बाकी लोगों तक भी ये चीजें पहुंच पाएगी। जी मैम। भावनात्मक विकास में ये सीखना शामिल है कि मनोभाव और भावनाएं क्या है, यह समझना कि वे कैसे और क्यों होती हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी तरीके विकसित करना। 3 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चे डर, शर्मिंदगी, सहानुभूति, ईर्ष्या, अपराध बोध और शर्म जैसी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। बच्चों को बेहतर समायोजित वयस्कों के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए भावनात्मक विकास महत्वपूर्ण है। विभिन्न भावनाओं की पहचान करने, उन्हें शब्दों, चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने और कठिन भावनाओं को संसाधित करने में सक्षम होने से बच्चे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होते हैं। भावनात्मक विकास में घर परिवार के साथ साथ समाज एवं समुदाय का भी बराबर योगदान रहता है। थैंक यू मैम। जी मैम, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने देखा कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, उनका परिवार और जिस समाज और समुदाय से वो आ रहे हैं उनका भी बहुत प्रभाव रहता है कि उनके भावनात्मक विकास में वो कैसा अनुकूल या प्रतिकूल कैसा प्रभाव डालते हैं। जी, हमारा चर्चा का अगला बिंदु होगा सामाजिक विकास। तो बच्चों के व्यक्तित्व पर सामाजिक विकास किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव डालता है, या हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो एक शिक्षक के रूप में हम किस तरह अपने बच्चों में के सकारात्मक सामाजिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो और अच्छे तरीके से समाज में वो एक कुशल नागरिक के रूप में आए। तो कोई सर या मैम प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्टिव होते हुए रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। आभा मैम, आप इसको रिस्पॉन्स करना चाहेंगे क्या कि सामाजिक विकास से हम लोग क्या समझते हैं? जी मैम। हाँ है, नमस्कार रहना जी। हम लोग, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो हमेशा समाज में ही रहता है। समाज के जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो समाज से ही बच्चे सीखते हैं।
तो सब बच्चों का अगर वो कुछ खराब देखेंगे समाज में तो उनके मस्तिष्क पटल पे वही प्रभाव आता है, और वो कोई अच्छा घटना देखता है तो वो उनके मस्तिष्क पटल पे उभर के आती है। इसलिए समाज में सामाजिक काम जो भी होता है, स्कूल माँ पिता तो बहुत बच्चे माँ पिताजी के साथ कम समय तक रहते हैं, स्कूल में ज्यादा उनका समय व्यतीत होता है। एक शिक्षक ही उसके लिए माँ बाप, अभिभावक और टीचर ही होते हैं। तो स्कूल के रोल में जब वो बच्चे स्कूल में रहते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल रहे या फिर सरकारी स्कूल हो, जो भी हो, तो टीचर का प्रभाव ज्यादा पड़ता है माँ बाप के बाद से। जो भी एक बार अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो वो बात उनके दिमाग में घर कर जाते हैं। अब घर में माँ बाप बोलते नहीं, हमारे टीचर ने ऐसा कहा था इसलिए मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये चीज ज्यादातर विकसित होता है स्कूल में। और सामाजिक का जो भी है, मनुष्य की मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसको समाज में रहना है, समाज के सारी गतिविधियों के साथ रहना है, तो उनका प्रभाव वो स्कूल में ज्यादा देर तक, अधिक देर तक सीख सकते हैं। पढ़ने वाले बिल्कुल बिल्कुल मैम। अनुप्रिया आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैम की कई बातों को यदि यहाँ पे कंसोलिडेट करके देखा जाए तो सामाजिक विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ बिना विवादों के रहना, बातचीत करना और जीना सीखता है। जैसे जैसे वे अपने समुदाय के भीतर अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित और अनुभव करते हैं, वे अन्य लोगों के साथ संवाद करने और अपने कार्यों को संसाधित करने के कौशल को भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर अन्य बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करना, खुद की तुलना अन्य बच्चों और वयस्कों से करना, दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं को समझना, अन्य बच्चों के साथ खेलना शुरू करना या उनमें शामिल होना और खेल बनाना। जी रोहन जी, नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे क्या प्लीज? अभी हम लोगों ने बच्चों के सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और भी अन्य बिंदुओं पे चर्चा की है, लेकिन सबसे यहाँ पे आवश्यक है उन सारे विकासों के लिए कि उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो, तभी वो सारे विकास हम लोग बच्चों में देख पाएंगे। तो बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण का निर्माण से आप लोगों का क्या संदर्भ है, आप लोग क्या समझते हैं? क्या ऐसे कौन से तत्व और गतिविधियों को हम लोग चिन्हित करें जिसमें कि विद्यालय में बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सकता है? आवाज आ रही है ना? जी सर, बिल्कुल। जी जी जी, ये बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण के संबंध में जो है और अनुकूल वातावरण, बच्चे जब हमारे विद्यालय आते हैं, विद्यालय परिवेश में आते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले सुरक्षा जो है, जो अभी आप ऊपर दिखा रहे थे स्लाइड में, कि उनके साथ सुरक्षा, सिर्फ सुरक्षा का यहाँ तात्पर्य जो है उनका आने जाने की सुरक्षा के साथ साथ बच्चे स्कूल में अपने आप को डर महसूस नहीं करें, भय उनमें नहीं हो। इस मामले में भी वो अपने को, बच्चों के लिए स्कूल कैंपस में मेन सुरक्षा वो भी है कि उनको अपने शरीर की सुरक्षा के साथ साथ उनको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित ना किया जाए, ये भी वो सोचते हैं। और अनुकूल वातावरण जो है, जो आजकल हम बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं, वो वातावरण की भय का वातावरण वहाँ स्कूल में नहीं हो, दंडात्मक प्रवृत्ति नहीं हो, उनके बच्चों के अनुकूल हो, कि बच्चों को विद्यालय परिवेश आकर्षक लगे, जिससे बच्चे उबाऊस नहीं हो और वो स्कूल में रहना पसंद करे। यही सुरक्षित और अनुकूल वातावरण का संक्षिप्त में परिचय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। रोहन जी प्लीज स्लाइड चेंज कर दीजिए। सर की बातों को यदि कंसोलिडेट करके एक सार के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चों के संदर्भ में सुरक्षित वातावरण जो है, वो सुरक्षित व अनुकूल वातावरण शब्द आमतौर पर अर्थ होता है एक ऐसा स्थान या वातावरण जिसमें बच्चे आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि उन्हें भेदभाव, आलोचना, पीड़न या किसी अन्य भावनात्मक या शारीरिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी जी। विद्यालय में शिक्षक और सभी बच्चों की तरफ से समान और मृदुल व्यवहार रहे तो सभी बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा विद्यालय का मैदान, खेल के सामान सही स्थिति में रहे ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। इन सब से बच्चे विद्यालय में सुरक्षित महसूस करेंगे। जी सर, बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू सर।
ठीक है। स्लाइड चेंज कर दीजिए। अभी हम लोगों ने जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के जो अलग अलग आयाम थे, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और सुरक्षित जगह का निर्माण पे जो चर्चा किए हैं, इसका अगर एक एक लाइन में अगर इसको कंसोलिडेट करें तो हम देख सकते हैं कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है, ग्रॉस एवं फाइन मोटर स्किल्स का विकास, देखने, सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद लेने का विकास। मानसिक विकास की बात करें तो बच्चों की समस्या को हल करने, अमूर्त रूप से सीखने, सोचने, भाषा सीखने के कौशलों का विकास है। भावनात्मक विकास की बात की जाए तो बच्चों में अंतरक्रिया, आत्मविश्वास, सहभागिता, मूल्यों की समझ का विकास करना है। सामाजिक विकास की चर्चा की जाए तो किसी समुदाय में साथ रहना, पारस्परिक संबंधों, एक दूसरे के साथ सहभागिता की भावना रखना। और अभी सर ने भी जैसा सुरक्षित जगह का निर्माण को लेके कहा कि ऐसी जगह का निर्माण जहाँ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बल मिल सके। तो ये आज की पूरे चर्चा का सार था कि हम लोगों ने आज जो होल चाइल्ड डेवलपमेंट पे चर्चा की है। तो अभी कुछ लोगों से हम रिस्पॉन्ड चाहेंगे कि आज का जो पूरा चर्चा था वो उस पे क्या फीडबैक देना चाहते हैं, उन्हें इस पूरे चर्चा को सुन के कैसा लगा, कि वो कितना प्रोडक्टिव है, क्या उसका आउटकम कैसा होगा भविष्य में जब हम स्कूल में इस चीज को लागू करेंगे। अब हम अनुप्रिया, मुझे लगता है कि आज ये हमारा पहला मीटिंग था सभी के साथ, तो इसके वजह से मतलब अभी लोग थोड़ा सा झिझक महसूस कर रहे हैं चीज़ों को उभर के बोलने में या उसको साझा करने में। लेकिन हम लोग अभी कंटिन्यू आपके साथ इस तरीके के सेशंस अभी करेंगे लगभग 1 महीना 2 महीना के अंतराल में। तो मुझे लगता है कि और भी जो हमारे सर हैं जो कि बोलना चाह रहे हैं लेकिन इतना ग्रुप के सामने बोलने में थोड़ा-सा झिझक महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अब नहीं होगा। तो कोई भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं कि आज के सेशन में आपको क्या लग रहा है कि ये इफ़ेक्टिव है, ये आपको मतलब ये सेशन होना चाहिए था आप लोगों के साथ? कुछ भी आपको अगर लगता है आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़। हेलो। जी मैम। ये जो सर्वांगीण विकास की बात है सर, तो इसमें आधा तो हम लोग जो भी केजीबीवी से जुड़े हैं वो तो हम लोग अप्लाई करते हैं। कुछ चीजें तो जितना सर इसमें हम लोग 50% तो जरूर अप्लाई करते हैं। जो माहौल की बात करते हैं सर, हम लोग 400-500 बच्चे रखते हैं, तो यदि माहौल अच्छा नहीं होगा तो बच्चे अच्छा से रह नहीं सकेंगे। बच्चे रहते हैं सर और हम लोग ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, तो उसके जो है उस क्या सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ बिताते हैं कि भाई क्या है उनका सोच, क्या है समझ, क्या है बच्चे डरे हैं तो क्यों डरे हैं, घर का माहौल है, यदि घर की परेशानी है तो क्या। और बाकायदा सर हम लोग फोन करके गार्जियन से भी बात करते हैं जहाँ कुछ समस्या होती है। तो इसके लिए थैंक यू सर, आज का मीटिंग तो बहुत अच्छा रहा हम लोग के लिए, जो कुछ नहीं जानते थे वो जाने। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपको क्योंकि हेलो आपका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। हेलो। हाँ, प्रफुल्ल सर आप बोल सकते हैं। जी जी जी, मैं प्रफुल्ल बोल रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि से पूरा ओवरऑल जो आपने बताया इसमें हमको ऐसा लगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसा बूस्टर डोज ही देना शिक्षा का उद्देश्य है, कि रिस्पॉन्सिबल बनाना है। क्योंकि ड्यूटी का डेफिनेशन होता है, ड्यूटी इज वन विच इज बॉन्डेड बाय नेचुरल, लीगल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे बचपन से ही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी पाठ अगर पढ़ते जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबल अगर हो जाएंगे तो वो अपना फिजिकल, मोरल, सोशल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनमें आ जाएगी तो वो उसके बेहतर नागरिक बन जाएंगे। और बेहतर नागरिक जब बनेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपना लिया अपने बॉडी में पूरा अपने आप में, तो फिर उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी, वो स्किल्ड भी हो जाएगा। तो जिम्मेवार बनाना ही, बच्चों को शुरू से जिम्मेवार बनाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छे से अपने चीज़ों को रखा है एंड मुझे लग रहा है कि हमारे जो भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज़ को अपने साथ रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रोफेसर। सो मैं लास्ट
आऊंगा आभा मैम के पास, क्योंकि प्रोजेक्ट संपूर्णा को डिस्ट्रिक्ट के तरफ से आभा मैम ही देख रही हैं। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, मतलब आपका क्या फीडबैक्स है कि ऐसा सेशन होना चाहिए आपके टीचर्स के साथ, आपको क्या लगता है? मैम म्यूट हैं आप। हाँ, हम बता रहे हैं कि लोग ने पढ़ा था कि बच्चों का जो अधिकार है, हाँ, जीने का अधिकार, उसका मतलब विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार। तो आपने जो सामाजिक विकास की बात की, शारीरिक विकास हो वो भी स्कूल में होता है खेल कूद के तरफ, हमारा सामाजिक विकास भी होता है, फिर भावनात्मक विकास भी होता है। तो ये इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और कर भी रहे हैं लोग, जहाँ जिसकी जरूरत है। डिटेल में आपने जानकारी दिया, जहाँ भी जो भी होगा आपका जितना भी मटेरियल है इससे रिलेटेड वो लोगों ने लिया होगा आज या फिर या बाद में आप देंगे, तो आपका इम्प्लीमेंटेशन सभी स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो या हमारा कस्तूरबा हो, वो अच्छे ढंग से हो जाएगा। ये कोर्स का भी विषय है कि हम उनको कैसे, क्या क्या अधिकार उनके हैं और कैसे उनके अधिकारों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत अच्छा आपका सेशन, पहला सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ हम आज का जो छोटा सा सेशन था इसको क्लोज करते हैं।